ठीक है और बात नहीं करना तो ठिकरा लो और मोबाइल हम साइलेंट कर दिला। ये सत्र आज जो 3 सत्र छे तो हमारे कोशिश कि हम जल्दी से जल्दी कार्यक्रम जो समेटला। तो एक तो ऐसा पूरा स्थान ग्रहण कला और दूसरी बातचीत निकला आपस में ब्याज भी देखने समय कि हमारा लोग बात करना चाहिए तो ठीक नहीं बात। मैं अब अविलंब आज को जो कार्यक्रम शुरू करने से प्रथम सत्र तो सत्र का अध्यक्ष वरिष्ठ छात्रकार श्री चंदन प्रेमी जी से मैं निवेदन की मंच में स्थान ग्रहण कराला। आज का मुख्य वक्ता डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी से मैं निवेदन कि आप मंच में स्थान ग्रहण करला। डॉक्टर जगदम्बा कोरनाले जी दूसरे वक्ता से आपसे निवेदन मंच में स्थान ग्रहण करला। श्री खजानदास शर्मा जी आपसे भी निवेदन से मंच में स्थान ग्रहण करला और आशीष सुंदरियाल जी से भी निवेदन से मंच में स्थान ग्रहण करला। जो हमारी जो आज जो पहले सत्र का पहले विषय कि नए शिक्षा नीति 2020 व मातृभाषा में शिक्षण संभावनाएं व चुनौतियाँ, ये पर डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी अपूर्व वक्तव्य दियाला। दूसरे विषय वैश्विक भाषाएं चेतना संविधान के 8वें अनुसूची एवं हमारी भाषाएं, ये फल श्री आशीष सुंदरियाल जी अपूर्व वक्तव्य दियाला। और तीसरी विषय कि हमारी मातृभाषा एवं नई पीढ़ी, ये फल श्री खजानदास शर्मा जी और डॉक्टर जगदम्बा कोरनाले जी अपूर्व वक्तव्य दियाला। तो मैं और मंचासीन अतिथि से निवेदन कि हम बात को रिपीटेशन निकला और पॉइंट टू पॉइंट बात करा ताकि हमारा इतनी सत्र टाइम से संपन्न हो जाला। तो सत्र का अध्यक्ष आदरणीय चंदन प्रेमी जी की अनुमति से कि मैं पहला वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार भाषाविद डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी था मंच बुलाना छो कि आप एला और आप नए शिक्षा नीति 2020 व मातृभाषा में शिक्षण संभावनाएं एवं चुनौतियाँ, ये फलपूर्व वक्तव्य देला आदरणीय हटवाल जी। आदरणीय मंच और परम आदरणीय इस हॉल में उपस्थित प्रतिभागी विद्वत्गण, मेरा विषय जैसा कि ध्यानी जी ने बताया, नई शिक्षा नीति 2020 व मातृभाषा में शिक्षण संभावना और चुनौतियाँ। तो आप विज्ञ हैं कि भाषा को शिक्षा से बहुत गहरू सरोकार वन। और अगर नई शिक्षा नीति जब हम 2020 की बात कर रहा तो नई शिक्षा नीति 2020 को आशय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये शिक्षा नीति तय ये नो से जानन कि लेकिन नई शिक्षा नीति हर बार जो भी शिक्षा नीति बननी सी तबार नई शिक्षा नीति बनी, ये वजह से हर शिक्षा नीति तय हर सरकार अपनो एक नो देनी। ये शिक्षा नीति को नो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और जब हम मातृभाषाओं में शिक्षण की बात कर रहा तो ये को मतलब ये होगी कि मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण। और जब हम शिक्षण की बात कर रहा तो ये को अर्थ ये होगी कि बच्चों की मातृभाषा की हम बात करना, छात्र विद्यार्थियों की मातृभाषा की बात। और मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण की जो अनुशंसा जो 2020 में भारत सरकार की जो शिक्षा नीति आई, ते की अनुशंसा में सबसे पहलू स्पष्ट निर्देश और सिफारिश पहली कि कक्षा 1 प्रारंभिक स्तर पर राज्य सरकार अगर बच्चों ते मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण या मातृभाषा में शिक्षण उपलब्ध करवाउण चाहिए। यू नई शिक्षा नीति को
2020 को स्पष्ट अनुशंसा से राज्य सरकार होते हैं। तो ये को अर्थ ये है कि हम बच्चों की मातृभाषा की बात करना, अब बच्चों से मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण की बात करना। फिलहाल मातृभाषा अभी पहला सत्र में हम मातृभाषा बड़ों लोगों का दृष्टिकोण से देखें, आप हमारा दृष्टिकोण से हम मातृभाषा के बारे में क्या सोचना। मातृभाषा हमारी एक भावनात्मक बात भी, एक राजनीतिक बात भी हो सके नहीं। मातृभाषा हम 8वीं अनुसूची में लियोन की बात करना, हम राइटिंग में पुरस्कार की बात करना। लेकिन अब ये सत्र में बच्चों का माध्यम से हम बच्चों ते मातृभाषा की क्या महत्ता हो सकती, ये पर भी थोड़ा सा बात रख लूँ। अब नई शिक्षा नीति में एक सवाल हमारे सामने ये उठा है, क्या नई शिक्षा नीति 2020 में ही ये अनुशंसा है? ये से पहले की शिक्षा नीतियों में, और ब्याज शायद कानपाल जी या कोई विद्वान वक्ता ये बात रखना चाहिए कि हमारा संविधान में भी मातृभाषा का माध्यम से, राज्य भाषा का माध्यम से शिक्षण की अनुशंसा करी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। और ये वजह से शिक्षा तय समवर्ती सूची में रखी गई, राज्य सरकार की सूची में रखी गई कि राज्य सरकार अपना माध्यम से अपना राज्य की शिक्षा व्यवस्था तय ढांचा बढ़ो, शिक्षा की नियमावली बढ़ो और शिक्षा तय लागू करो। क्योंकि शिक्षा तय आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज मामलों मानन, शिक्षा को केंद्रीयकरण सबसे खराब माने, खासकर प्रारंभिक शिक्षा को। और जन शिक्षा प्रारंभिक से माध्यमिक और माध्यमिक से यूनिवर्सिटी की तरफ जानी तनी शिक्षा, जो शिक्षा विभाग और शिक्षा विशेषज्ञों का जो रिकमेंडेशन सी बोला कि हमारी शिक्षा जब स्थानीय से वैश्विक स्तर पर जानी तनते ही क्रम में हमारी भाषा भी परिवर्तित हुई सकती। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में, माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक अथवा के मानक भाषा में, जो भी ते स्टेट की राजकीय भाषा, राज्य भाषा या मानक भाषा हो, और हायर एजुकेशन नेशनल इंटरनेशनल भाषा में। तो ये तरह से नई शिक्षा नीति 1986 में भी मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण की अनुशंसा करी गई। और NCF 2005 में, जो कि डॉक्टर यशपाल के कमेटी की अध्यक्षता में गठित हुए, अनुल भी मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण। और आज के सारा एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक शोध पूरा वैश्विक स्तर पर ये नतीजे पर पहुंचा कि अगर आप प्रारंभिक शिक्षा को और प्री प्राइमरी एजुकेशन को बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं तो बच्चों के अंदर अवधारणात्मक ज्ञानात्मक विकास उनका ज़्यादा होता, अवधारणा ज़्यादा स्पष्ट होती है। रटंत विद्या से अगर मुक्ति देनी है, ये भी एक पॉइंट है, उसके लिए हमको मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा मुहैया करवानी चाहिए। ये को एक उदाहरण का रूप में यूँ बतौना शिक्षा विद्या की जन गति को नियम या आर्किमिडीज को सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत ते हम गढ़वाली में या कुमाऊनी जौनसारी में बच्चों ते बतो और ते की अवधारणा समझो तो बच्चा जल्दी समझना, बजाय ये का कि रटन पर सी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये रटी के तो 100 नंबर है सकन, पर बच्चा ते के अवधारणा नहीं समझना। नई शिक्षा नीति का तहत अवधारणा समझो पर बहुत ज़्यादा जोर दियो। अब ये का मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण एक बहुत छोटू और सरल शब्द से, लेकिन ये अवधारणा राज्य में लागू कर बहुत इतिहास सरल नहीं जिते हम समझना। अब हम मातृभाषा का माध्यम से जब शिक्षण की बात करते हैं, एक मतलब हम राज्य स्तर की भी बात करना, हम उत्तराखंड को संदर्भ की बात करना, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी चुनौती हुए सके नहीं, अपनी अपनी दिक्कत हुए सके नहीं, अपनी अपनी सुविधा हुए सके नहीं। हम मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण की अवधारणा ठीक ते तरह से लागू नहीं कर सकन जिस तरह से हम दिल्ली में करना कह सकता या हरियाणा में कह सकता। यानी हम दिल्ली या हरियाणा मॉडल ते उत्तराखंड में लागू नहीं कह सकता, कि उत्तराखंड की सब बहुत ही अलग तरह को राज्य है। तनी दिल्ली भी उत्तराखंड से बिल्कुल अलग तरह को राज्य है, हरियाणा भी अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग राज्य है। तो उत्तराखंड का संदर्भ में हम ये अवधारणा तय
कने लागू के सकदा ये का वास्ता सबसे पहले हम तक की मातृभाषाओं की स्थिति क्या ची वर्तमान में कति हमारी मातृभाषा ये ते कम समझण पड़ू। आप लोग विज्ञ छन सब ब्याली भी ये बात पर चर्चा होनी चाहिए कि हमारे यहाँ के जो 18 स्थानीय भाषा है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी जेते हम बोल सकदा और 5 मानक भाषाएं हिंदी, बंगाली, नेपाली, बांग्ला, तिब्बती, ये बनवाला भी उत्तराखंड में उर्दू मानक भाषा है। ये दूसरे राज्यों में भी कखी न कखी राज्य की राजभाषा है और 18 हमारी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा है। तो ये को अर्थ युएगी जब हम मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण की बात करना तो ये को अर्थ युएगी कि हमारा उत्तराखंड का विद्यालयी शिक्षा में 21 मातृभाषाई पृष्ठभूमि का बच्चा पढ़नो ना, मतलब हमारा बच्चों में हमारा उत्तराखंड का बच्चों की 21 मातृभाषा है। और हम जब हम मातृभाषा की शिक्षण की बात करना राज्य स्तर पर, अभी तो हम गढ़वाली कुमाऊनी की बात करना, गढ़वाली में मातृभाषा का माध्यम खाली गढ़वाली में सोचण या खाली कुमाऊनी में सोचण सरल है। लेकिन जब राज्य स्तर की नीति निर्माण की बात होनी तब हम ते 21 भाषाओं में मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण की बात सोचण पड़ी, तभी हम ये बहुत कारगर तरीके से लागू कर सकता। हालांकि प्रथम चरण में हम 3 बड़ी भाषा ले सकते, द्वितीय चरण में ये एक चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकता हम ये। अब ये में थोड़ा हम जटायु जटिल लगूँ, ये में हम थोड़ा ये भी समझ सकता कि क्या यू कार्य बहुत असंभव है। हम दुनिया में यदि देखने की बहुत सारा देशों दुनिया का बहुत सारा देशों अपना यख की भाषा में, अपना देश की भाषा में विज्ञान की शिक्षा, तकनीकी की शिक्षा और तमाम मेडिकल एजुकेशन सब चाइना, जापान, इज़राइल वगैरह को उदाहरण हम मुझे अंग्रेजी से हट के से अपना देश की भाषाओं में सारी शिक्षा मुहैया करवाना। यही तरह से बहुत सारा हमारा देश का स्टेट बीच जो अपना देश की राज्य स्टेट की भाषा में, राज्य की भाषा में बहुत सारा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना। तो ये तरह से हम यूँ मानी सकता कि हम प्रारंभिक स्तर पर बच्चों ते मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कर सकता। और ये का वास्ता जो सबसे बड़ी हमारा हम चुनौती है शिक्षित मानव संसाधन और आर्थिक संसाधन की शिक्षा विभाग में ये 2 संसाधन आज की तिथि में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उत्तराखंड में मैं बाकी स्टेट की बात नहीं कर दूँ, उत्तराखंड में आज की डेट में सबसे बड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा मानव संसाधन, सबसे बड़ो आधारभूत ढांचा स्टेट लेवल पर तीन डायरेक्टरेट्स, ये शायद है कि यो विभाग में 3 डायरेक्टरेट हो। राज्य स्तर पर उत्तराखंड में 3 डायरेक्टरेट्स, माध्यमिक, प्रारंभिक और अकादमिक, और एक महानिदेशक और एक सचिव और बाकी उप सचिव वगैरह तो बहुत सारा था। दुनिया भारत में बहुत सारा, उत्तराखंड में बहुत सारा विभागों में मंडल कार्यालय नहीं। हमारा एजुकेशन विभाग में 2 मंडल कार्यालय, कुमाऊं मंडल उत्तर प्रदेश के ज़माना में आज भी बरकरार है ना, और बहुत अच्छा से काम करना। बहुत बड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर मंडल कार्यालय जेमा AD लेवल को अधिकारी बैठा है। जिला स्तर पर 3 अपर निदेशक लेवल का अफसर काम करता। जिला स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक और CEO 2 का एस है। ब्लॉक स्तर पर को कार्यालय में भी 2 BRC ब्लॉक संसाधन केंद्र और BEO, और ते के साथ हम ब्लॉक का अंदर क्लस्टर भी। तो ये को मतलब ये है कि हम अगर हम तय मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण का तहत एक छोटी सी भाषा में प्रारंभिक शिक्षा में यानी प्रथम चरण में अगर हम प्री प्राइमरी और कक्षा 1-2 की क्लास लेना तो हमारा CRC स्तर का, क्लस्टर स्तर का जो कार्यालय ये को मैनेज के इसका बहुत अच्छे से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर पर कोई दिक्कत नहीं कि जो हम ये लागू नहीं कर सकूँ। लेकिन ये कि जो चुनौती है सबसे बड़ी, अच्छा एक चीज़ कभी कभी हम मातृभाषाओं के लिए कि मतलब खासकर हमारा अभिभावक और जो शिक्षा विभाग का अधिकारीगण है ये लोग भी कंफ्यूज रहना, ये बोले कि भाई मातृभाषा क्या तुम्हारी मातृभाषा, कभी कभी बोला आपकी मातृभाषा तो हिंदी है, या मतलब
एक बच्चा माने गढ़वाल में यो बच्चा पूरी में पढ़नु सुझार खंडू कुछ, तब यू सवाल उठौंदा कि भाई उस बच्चे की मातृभाषा क्या होगी। या एक क्लास में पौड़ी की या चमोली की एक क्लास में 2 बच्चा कुमाऊनी च, 4 बच्चा नेपाल का च, 2 बच्चा जौनसार का च, तो ते क्लास की स्थिति क्या बोली। ये कई तरह का सवाल उठ रहा। तो नई शिक्षा नीति में और ये से पूर्व शिक्षा नीतियों में जब हम मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण की बात करना तो ये को मतलब हम परिवेशगत शिक्षा की भी बात करना, यानी कि हम मातृभाषा के माध्यम जब शिक्षण की बात करते हैं, ये बात भी कर रहा मैं कि बच्चा जो जख पढ़नू, जे भौगोलिक परिवेश में पढ़नू, जे सांस्कृतिक परिवेश में पढ़नू, ते का आसपास, ते का समूह में, ते का अगल बगल, ते गाँव में जो भाषा बोलेंगी से ते बच्चे की मातृभाषा बोली। क्योंकि शिक्षा ते हम नई शिक्षा नीति में आसपास की भाषा, वनस्पति, कृषि, रीति रिवाज का माध्यम से द्योण की भी बात नई शिक्षा नीति में हम ये माध्यम से यानी उदाहरणों का माध्यम से दियो। जन हम मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करना तो कोई नेशनल इंटरनेशनल किताब को उदाहरण न दो, बल्कि आसपास के चीज़ों को उदाहरण दो। जन हम ये बोलो कि भाई जब जो यू बादल फटी धराली में ये को कारण क्लाइमेट चेंज, मतलब जो भी कार्बन ओजोन गैस कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होना, ये तरीका को हम बच्चों तो से ज़्यादा अवधारणा ठीक से समझ सकना। तो मातृभाषा नई शिक्षा नीति में मातृभाषा की परिभाषा ये दी छो कि एक बच्चा का समूह, आसपास, परिवेश की जो भाषा है उसी बच्चे की मातृभाषा हुई। अब ये में हम संक्षिप्त में कुछ चुनौतियों की बात करना। आखिर 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, आज तक 25 से 26 होने वाले मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण में आज की तिथि तक प्रारंभिक शिक्षा में कोई प्रगति नहीं। और भाषा बचाने की जब तक हम बात करना, भाषा ते अगली पीढ़ी ते सौंपण की बात करना, ब्याली जे भाषा गढ़वाली जो संकटग्रस्त भाषा में शामिल हुई, ते को एक इंडिकेट ते को एक कारण युवन देखी जब संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को जब अध्ययन करना तो सो यू देखने की गढ़वाली भाषा नई पीढ़ी में कति % ट्रांसफर होनी। तब यू देखे तो ले भाई नई पीढ़ी में हम तो बना, आप तो बना, लेकिन नई पीढ़ी में ये को ट्रांसफर को % कम हो, लगातार कम होते जानो, ये सही संकटग्रस्त श्रेणी में आएगी। और एजुकेशन का माध्यम के रूप में छो कि नहीं यो इंडिकेटर यू भी यो टूल यू बीच ये जांचण को कि को संकटग्रस्त भाषा तो हमारे यो एजुकेशन के माध्यम के रूप में अभी लागू नहीं है। तो ये में अभी जन चुनौतियों की बात करना चाहिए। तो ये में जो मेरे दृष्टिकोण में आप तो नई शिक्षा नीति में यो तो नेट पर भी मिल जाओ कि मातृभाषा के क्या प्राविधान करें, लेकिन चुनौतियाँ जो हमारा राज्य का परिप्रेक्ष्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी या की मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण में जो सबसे पहली चुनौती च मेरे दृष्टिकोण में सिच सरकार ते सहमत बनो। सरकार हम पाठ्यक्रम बढ़े के भी दे दियोला, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हम किताब बढ़े के भी दे दियोला, हम प्राइमर हम लोगों बढ़े लिए हमारा दगड़ियों ले, लेकिन जब सरकार सैद्धांतिक रूप से ये पर सहमति नहीं तो हमारे कोई भी एक्सरसाइज तो बेकार जाए ना। सबसे पहलू काम, बाकी सब चीज़ हुए सके नहीं, लेकिन अगर सरकार ये पर सहमति दियो तो प्रारंभिक कक्षाओं में प्रथम चरण में प्रारंभिक नया शिक्षा नीति को स्ट्रक्चर पहले 10+2 है ना, लेकिन आज 5+3+3+2 प्रारंभिक शिक्षा यानी 5 साल की कहेल, मतलब कक्षा 3 बटी और 6-7 तक 3 से 5 प्री प्राइमरी, फिर 6-7 बटी प्राइमरी कक्षा 1-2। तो कक्षा 2 तक हम प्रथम चरण में मातृभाषा का माध्यम से अगर शिक्षा की बात कर रहा तो सबसे पहले सरकार अगर ये पर सहमति दियो तो तब हमारा सामने दूसरी चुनौती और दी भौगोलिक। भाई हमारे यहाँ उत्तराखंड में, लेकिन मतलब हालांकि चुनौती छो ये, लेकिन कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है ना। उत्तराखंड में भौगोलिक विषमता है, माना हमारा यहाँ द्रोणागिरी स्कूल 1200 फीट पर, 1200 फीट की ऊंचाई पर, और हरिद्वार उधम सिंह नगर का स्कूल 1000 फुट की ऊंचाई पर। इत तक जो 6 महीना बर्फ पे बर्फ पड़ने, हमारा 50, 60, 100, 200 स्कूल जो 6 महीने यूँ पढ़ने से लोग प्रवर्जन करी के घाटियों में ही जाना, और बाकी जन देहरादून जन शहर भी जो रंगत से पूरी साल भर। हम
यन विभिन्न विविध भौगोलिक स्थितियों में कने सामंजस्य बैठे सकदा, ये हमारे वास्ते एक बड़ी चुनौती है। और सांस्कृतिक विविधता, भाई अब जन हम बना हमारे यहाँ बैठी कई बार लोग हरियाणा गया अध्ययन का, नीदरलैंड गया अध्ययन स्टडी का वास्ता कि हम नीदरलैंड का मॉड्यूल उत्तराखंड में लाएंगे। पर भाई नीदरलैंड अलग चीज़ है, उत्तराखंड अलग चीज़ होगी ना। उत्तराखंड राज्य, हर राज्य की अपनी अलग स्थिति। द्वि हमारा एक स्पष्ट सांस्कृतिक इकाई है ना, मैदानी और पर्वतीय। अगर हम पर्वतीय सांस्कृतिक इकाई देख के विवाद और शिक्षा संस्कृति को एक बहुत अभिन्न अंग, बिना सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी आप प्रारंभिक बेहतरीन शिक्षा दे ही नहीं सकता। हम मतलब अगर चमोली गमसाली का बच्चों ते ई माने ईख की बात कला तो वो तो समझ ले नहीं, या ट्रैफिक का नियम या कुछ ये तरह की बात कला। हम प्राइमरी स्कूल में हमने कानपुर को यो पाठ पढ़ी है कि वो कानपुर में ट्रैफिक की जाता, हमारे इंटर तक भी समझ में नहीं है कि वो वन कैच ट्रैफिक। तो परिवेशगत सांस्कृतिक शिक्षा की बहुत जरूरी है। तो हैं हाँ, गिलहरी और कौवा, मतलब गिलहरी हम समझना चाहिए कि वो खेती था ना एक पार्ट, हम समझ जाए गिलहरी शायद कोई बहुत बड़ा जानवर हुआ, लेकिन बहुत बाद में हम यखुना है तब देखे मूल गिलहरी या तुरसुस जानवर से। तो ये चीज़ जो च ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरों क्या सबसे बड़ी चुनौती भाषा का माध्यम से, मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण लागू कर, आपने सबसे बड़ी चुनौती आली समुदाय की तरफ से, समाज की तरफ से, स्टेक होल्डर की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से। एक यानी एक किस्सा लगाना चाहिए कि एक गुरुजी नया ट्रेंड है ना सी मातृभाषा का माध्यम शिक्षण, तनुल स्कूल में बच्चों से गढ़वाली में बात करना शुरू करी। बोल रहे आप गढ़वाली में बोलो, बोला गढ़वाली में, गढ़वाली में बुलाना रहे से। एक दी नेपाली बच्चा भी वो अपनी भाषा में बोलो रे, बोलो मतलब। अच्छा, ये मैं एक बहुभाषिकता मातृभाषा का माध्यम जब से, तो ये सिफारिश करेंगे स्कूल में बहुभाषिक माहौल होना चाहिए। मतलब गढ़वाली में बोलो, कुमाऊनी बोलो, ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा और अभिव्यक्ति के प्रति बिल्कुल स्वतंत्र होते हो, के भी प्रकार की कोई संकोच न हो। यूँ न हो तो उन्हीं की हिंदी में वो हमने बोल रहे तो इसका उत्तर क्या है, उसने बना बोलते हुए एक दो शब्द गढ़वाली के बोल दियो तो है सना सब। ये वाला वातावरण खत्म कर, यू भी एक ये कुछ सोच। तो गाँव में तमाशू मचेगी ये सुमास्टर बोल सो तो कुछ तो गढ़वाली में बुलाना तो खा लिया तो लोग गढ़वाली हम घर में नहीं बुलाना। अब सो तो लोग बच्चा अंग्रेजी सीखना, हिंदी सीखना, सो गढ़वाली सीखो तो गढ़वाली नहीं होने हमारा लोनू तो ऐसे ज़्यादा गढ़वाली होने गाँव में तमाशा कर दिया। समुदाय की तरफ बटी हम आप और हम तो समझना चाहिए, टीचर समझेगा, अधिकारी समझेगा, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति समूह से, समुदाय से पैदा हुई। हालांकि हमारा समाज में, हमारे समुदाय में इच्छा एजुकेशन पॉलिसी आज भी कोई मसला नहीं, लेकिन हम आपने कुछ ये तरह को यू एक जागरूकता पैदा करनी पड़ी ताकि समाज भी ये चीज़ ने समझूँ। एक बहुत मोटी सी कठिन दिक्कत नहीं सी, लेकिन ये दिक्कतें हमारा कई लोग बहुत बड़ू बड़े के पेश कर दा, 80 कर दा कि भाई कति मास्टरों ते अरे मास्टर गुरुजी लोगों ते मातृभाषा होनी नहीं। और वाकई में ये एक बात है ना, माना हम अगर चमोली में सब जगह बोलो कि आप मातृभाषा के माध्यम से कम हमको 40% टीचर यन मिल जाला जो अनु गढ़वाली होनी। भाई कुमाऊँ का भी टीचर से, जौनसार का भी अध्यापक से, मैदान का भी अध्यापक, जरूरी नहीं ना सब तक गढ़वाली आले। तो ये तो संभव नहीं हो सकन। बहुत कठिन लगूँ लेकिन बहुत ही सरल से चरण वाइज हम तय सरकार अगर तैयार होंगी तो हम तय नियुक्ति की अर्हता में स्थानीय भाषा को ज्ञान एक प्रमुख अर्हता का रूप में शामिल करने पड़ लो। हम तय बीटीसी, बीएड, डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में स्थानीय भाषा को ज्ञान वोण ये तो एक प्रमुख अर्हता बनना पड़ी। हम तो सेवा नियमावली में परिवर्तन करना पड़ो, तन्ने अध्यापकों को नियुक्ति वो प्राइमरी में और खासकर प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी में जेते स्थानीय भाषा की जानकारी हो। और यू कोई बहुत कठिन काम नहीं, बहुत सारा लोग करना ही है। और हम यन कई बार कन्फ्यूज़न हुए जाने, हम यन बात भी नहीं करना चाहिए कि गढ़वाल में कुमाऊनी, कुमाऊनी में गढ़वाल, ना गढ़वाल में गढ़वाली भाषा के माध्यम से, कुमाऊँ में कुमाऊनी भाषा के माध्यम से। जो बनराजी बच्चा 5-6 स्कूल जो बनराजियों का बच्चा पढ़ता तन में बनराजी भाषा का माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा, प्री प्राइमरी और कक्षा 1-2। अगर आगिन सरकार
सपोर्ट और ठीक रिस्पॉन्सिबल हो तो 3 4 5। और ये हमारा सरकार की अनुशंसा है। प्रारंभिक शिक्षा और संभव हो तो उच्च प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाएं। और दूसरी अनुशंसा है मातृभाषा शिक्षण। ये बिल्कुल अलग अलग बात है। मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण और मातृभाषाओं को शिक्षण, मातृभाषाओं को शिक्षण ये बिल्कुल अलग विषय हुई। और ये का वास्ता भी केंद्र नई शिक्षा नीति में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने राज्य में अपने राज्य की मातृभाषाओं के शिक्षण को भी उपलब्ध करवाए। और तेमा भी हम तस्वीर नीति बनाने पड़ी अपने मातृभाषा। अब क्या हुआ ना, कई लोग हम विभाग में क्योंकि शिक्षा विभाग में रही तो सीएन में अरे भाई गढ़वाली बच्चों ते गढ़वाली सिखाने की जरूरत अंतर गढ़वाली होती है। तो फिर भाई इंग्लैंड का मन की तब अंग्रेजी सिखाने की जरूरत नहीं, तनु तो अंग्रेजी होनी चाहिए। और जो हरिद्वार का देहरादून का लोग तनु हिंदी भाषा सिखाने की जरूरत नहीं, तनु हिंदी होनी चाहिए। भाई भाषा का 4 कॉम्पिटेंसी ना भाषा की सुन वन पढ़ना लिखण। आप और हम कायदा आप हम गढ़वाली में एजुकेट हुए सकना जो लिखण जनू लिखण पढ़ने भी हो, लेकिन खाली वन और समझण से भाषा को ज्ञान नहीं बोलते से भाषा को अधूर ज्ञान। अगर के कोई आदमी सिर्फ वनु और समझू तो ये मतलब सुधार ये मतलब ये नहीं ना गढ़वाली भाषा ज्ञानी जवाब देते हूँ पढ़ और पढ़ूँ जो समझण ने पढ़ने भी पढ़ सकन क्यों देवनागरी लिखी में दर दर पढ़ सकन, लेकिन पढ़ूँ समझण भाषा की 4 कॉम्पिटेंसी ये से गढ़वाली भाषा शिक्षण एक अलग विषय हुएगी। छोटी छोटी 3 4 चुनौतियाँ जे पर बहुत अच्छे से आगे काम हुए सकन। जन शिक्षण आदतों की शिक्षण संबंधी आदतों में परिवर्तन की चुनौती। अब टीचर असल में जे तरह से हम अपनी शिक्षा ग्रहण करी, जब हम पहला दिन क्लास में जाना जो लोग अध्यापक से शायद ये बात समझने वाला कि हम चाहे कितना DLED में फर्स्ट क्लास ली नहीं B.Ed में हम कई 100 में 100 नंबर ले ली, लेकिन जब हम क्लास में जाना तो हमारी शिक्षण प्रविधि अपनी होती है बिना बोली हम अपना हम ते तरीके से सीधा हम ते तरीके से पढ़ो जे तरीके से हमारे पढ़ियों जो हमारे शिक्षण प्रविधि पढ़ियों सु अलग ही रह जाए। ये जो पूर्व की आदत मातृभाषा का माध्यम से जब शिक्षण की बात आ ली तो ये चुनौती भी हमारा सामने पर आ ली। और बाकी पब्लिक स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल ये हमारा समुदाय ये सवाल खड़ो के सकन दुनिया में लोग फ्रेंच पढ़ोना आप तुम गढ़वाली पढ़ोना ये सवाल हमारे सामने खड़े हुए सकना। हम ये का जवाब में युवा ने हम गढ़वाली पढ़ोने बात नहीं करना, हम बच्चे का अंदर जो गढ़वाली जान सुते बचोने बात ते नष्ट करने की बात नहीं, हम ते बचोने बात करना। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण यही अवधारणा पर आधारित है। यूँ मानी जाना चाहिए कि ते की मातृभाषा गढ़वाली है और हम ते जो ते ओंधी हम ते के माध्यम से शिक्षण उपलब्ध करोना। यानी मातृभाषा सीखण से ज़्यादा ते हमारे अभी आज के डेट की जो शिक्षण व्यवस्था है ये हमारे बच्चों की मातृभाषा तक ख़त्म करने की बात करनी, हम हमेशा ये से हतोत्साहित करने की बात करनी। बस हम एक स्कूल में बहुभाषी वातावरण मातृभाषा सपोर्ट करने वाले वातावरण को निर्माण कर और मातृभाषा तय एक टूल का रूप में एक TLE TLM का रूप में टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का रूप में मातृभाषा को प्रयोग कर बच्चों तक समझाने का वास्ता। जन आपल अगर कोई खान सर का बारे में जानू हो बिहार का तो खान सर की क्लास देखी बोली सी भोजपुरी तय बच्चों तक सिखाने का वास्ते एक तड़का का रूप में प्रयोग करना, बीच बीच में भोजपुरी की बात बीच में तो एक रोचकता बढ़ रही और बच्चा अच्छा से तय अधिग्रहण कर सका ना। ये के साथ साथ मेरे समझ समय हो धन्यवाद शुक्रिया। समझ सकूँ छो कि जब हम सभागार में सब लोग बैठे छो तो हम बीच में बात के लिए करना छो पैथर भी बैठे भाई साहब लोग लास्ट में बात अगर बात जरूरी हम बाहर जाके बात कर सकते हो। फिर दूसरे बीच में कहीं फ़ोन बजो तो साइलेंट मोड में हम फ़ोन कर सकते हो। तो आप बहुत बढ़िया सारगली बात बोली, थोड़ा समय की बहुत कमी चाह लेकिन आप बोले कि सरकार की इच्छा शक्ति तो सरकार की इच्छा शक्ति तो राज्य मांगना भी नहीं है। जब जो सरकार में हम राज्य मांग तो इच्छा शक्ति तो सरकार मन में जगान पड़े मातृभाषा खड़ी। और जो लास्ट पॉइंट आप बोले कि अगर हम मातृभाषा में शिक्षा दिनों तो पब्लिक स्कूल सरकारी स्कूलों को भेद वालों तो वर्ग भेद सरकारी बढ़ाने छन। एक देश में जो जब द्वि शिक्षा पद्धति हुई
तो सामाजिक समानता की बात कौन भी बहुत बड़ी बेमानी बात है। बाकी हमारा अध्यक्ष बात रखला अब जो है का वक्त छिन्न श्री आशीष सुंदरियाल विषय से वैश्विक भाषाएं चेतना संविधान के 8वें अनुसूची एवं हमारी भाषाएं। तो संविधान के 8वें अनुसूची में इन बात गुण चाहना छो कि जो अभी आशंका और संभावना आदरणीय हाटवाल जी व्यक्त करें ना, तो जय दिन आपकी गड़बड़ी कुमानी संविधान के 8वें अनुसूची में आ जाली तो ये किंतु परंतु सब समाप्त हो जाओ। दूसरी बात में वंचाण सो कि उत्तराखंड में बेसिकली 2 भाषा थी और तीसरी भाषा जौनसारी और बाकी जो अन्य बोली या भाषा छिन यूँ की जो सहायक भाषा छिन। तो हम था भी ये विवाद था हवा नहीं देने की 21 भाषा पढ़ान पड़े या 21 भाषा अगर मैं पर एक व्यक्ति है भाषा पढ़ा दिला पुणी तो मैं बोल मेरी भाषा पढ़ाओ तो वो तो ये कि हम अपनी भाषा होता कमजोर कल फिर 21 भाषा जब हम बात कला। हाँ संरक्षण होने स्थानीय जो हमारी भाषा छे जो बोली छे लोक संस्कृति है वो एक संरक्षण स्थानीय स्तर पर बहुत जरूरी है। तो मैं ये विचार का दगड़ी हमारे बोला श्री आशीष सुंदरियाल जी जो बहुत बड़े काम कन छी महाकवि कन्हैयालाल दंडियाल जी को अप्रकाशित शायद प्रकाशित कारण और अभी एक नाटक संग्रह आणो छो दंडियाल जी को प्रकाशित करना छे ना। तो जब इन युवा हमारे दगड़ी से तो तब हम था लगे कि हमारी भाषा भी बचली और इन गोष्ठियों को जो सार्थकता भी आशीष सुंदरियाल। मेरे को देखने में नहीं मेरे को धन्यवाद भाई साहब। मैं सम्मानित मंच थे प्रणाम कर दूँ और एक में बैठे सभी विद्वजन थे भी मेरी सेवा सौंधी। मैं सीधा विषय फरांदू और जन के मेरु विषय च वैश्विक भाषाई चेतना 8वीं अनुसूची और हमारी भाषा। यो एक बहुत विस्तृत विषय च और मैं लगती है पर पूरा दिन चर्चा हो सकती पर 10 मिनट को समय च मैं कोशिश कर दूँ कि संक्षेप में 10 मिनट का समय में ये पर अपनी बात रखूँ। पहले हम बात कर दो कि भाषाई चेतना और वैश्विक भाषाई चेतना की जब हम बात कर दो तो हम एक इन्हीं अवधारणा की बात कर दो और कहीं ना कहीं वो हमारे मन मच पर वे थे एक सम्मेलन धारणा की जो ये जो अवधारणा वे थे वे को प्रयास कर दे। और वैश्विक भाषाई चेतना में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो हमारी वो कि जो आज का वैश्वीकरण का दौर में जो हमारी भाषाएं जो अन्य भाषाएं छन जो व्यावसायिक भाषाएं नहीं छन वो विलुप्त होनी छन और उन भाषाओं थे भी वो अधिकार मिले वो स्थान मिले और उन भी संरक्षण और संवर्धन हो यो भाषा वैश्विक भाषाई चेतना को मुख्य उद्देश्य है। सामान्यतः हम ये मानते कि भाषा जो वो संवाद को माध्यम से पर जब हम वैश्विक भाषाई चेतना की बात करता तो हम एक कदम ऐथर बढ़ के हम बोलते हैं कि भाषा जो वो संवाद को माध्यम तो छई वे का साथ ही साथ में वो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारा सरोकारों की भी माध्यम च। और ये हिसाब से हम ये बोलते हैं कि दुनिया की जितना भी भाषा छन दुनिया में लगभग बेंजॉल जिले बताए लगभग 7000 भाषा छन सब भाषा अनमोल छन और कोई भी भाषा हीन नहीं च हर भाषा श्रेष्ठ च। ये में हम ये भी समझने की कोशिश करदा कि जो भाषा विलुप्त होनी छन वो सिर्फ भाषा विलुप्त नहीं होनी एक पूरी सभ्यता विलुप्त होनी चाहिए वैसे जुड़ी परंपरा वैसे जुड़ी ज्ञान वैसे जुड़ी इतिहास सब कुछ विलुप्त होना चाहिए। और ये माँ एक और दृष्टि भी आज कि जब हम ते कोई भी भाषा सिर्फ व्यावसायिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं चाहिए हम ते एक सामाजिक दृष्टि से और मानवता की दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। आज पूर्व विश्व हमारे एक ग्लोबल विलेज की हम जब कल्पना करना चाहो तो यह जो हमारी वैश्विक भाषा चेतना है ये को महत्व और भी बढ़ जाते और ये अवधारणा के अंतर्गत हम कुछ बिंदु छन जो पर हम बात करदा और अभी हटवाल जी ने बोली कि हम बहुभाषिक शिक्षा की जो बात करदा तो भाषाई विविधता जो हमारा विश्व में हमारे मानव सभ्यता में वही भाषाई विविधता थे बचाने की हमारी कोशिश ही हमारी ई चेतना को उद्देश्य है। और
जन हमारा प्रकृति में जैव विविधता ते बचाव बहुत जरूरी है, उन्हीं हमते अपनी भाषाई विविधता ते बचाव भी बहुत जरूरी है। जो दूसरो पक्ष ये में आन हमारो वो भाषाई न्याय, हर भाषा ते न्याय मिलना चाहिए। सामान्यतः हमें सुन दो कि जब बोली और भाषा की बात उन तो बहुत सारी महत्वपूर्ण भाषाओं ते हम बोली बोल के एक किनारे कह दें तो वो वे तरह को एक अन्याय बोलियों का साथ अगर आप उन्हें बोली बोल दें और हम देखते हैं कि नई भाषा चेतना में अब बोली शब्द को प्रयोग लगभग बंद हो गए। साहित्य अकादमी तक भी अब सहभाषा को प्रयोग कर दे और बहुभाषिक शिक्षा तो ये का अंतर्गत आनी चाहिए। और हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में भी बहुभाषिक शिक्षा की जो बात वो भी कहीं न कहीं वैश्विक भाषाई चेतना से प्रेरित है। और यूरोपीय देशों में भी मदर टंग +2 ये तरह का कॉन्सेप्ट देखने में जो वैश्विक भाषाई चेतना हम भाषा के प्रति तो चिंतित हमेशा रहें। अगर हम भारतीय हिंदू हरिशन से पढ़ दें और हम बोल दें कि निज भाषा उन्नति है वो जो हम बात कर दें, या हम बांग्लादेश का आज़ाद जो बांग्लादेश में भाषा आंदोलन है जो 21 फरवरी को हम मातृभाषा दिवस का रूप में मनाते हैं, या फिर हम जो हिंदू के विरोध हुए साउथ में या वे थे भी हम भाषाई चेतना क्योंकि अपनी भाषा का प्रति जब चिंतित था तभी उन्होंने हिंदी को विरोध करी। ये सब हमारी भाषाई चेतना का उदाहरण छन। पर हम दगड़ में ये देख दो कि जब हम वैश्विक तौर पर ये देख दो वहाँ तो वे माँ यूनेस्को ने जो 90 के दशक में जब सबसे पहली यूं पर विचार करना शुरू करी और ये माँ उन एक मानचित्र बनाने की कोशिश करी जैमा उन पूरा यूँ भाषाओं का अध्ययन करी जो विलुप्त होनी छन। और यूनेस्को रेड बुक ऑफ इंडेंजरस लैंग्वेज करके 90 का दशक में प्रकाशित हुंद और वे से जो ये अवधारणा चाहिए था और ज़्यादा चर्चित होंदिया मानव समाज का बीच और विश्व का बीच। ये माँ मुख्यतः जो 6 हमारी जो विश्व की पूरी 7000 भाषाएं चन उधर 6 वर्गों में बटेंगे। और जो सबसे पहले वर्ग जो सेफ जो हमारी भाषा चन जो इंग्लिश हिंदी और जो थे बनने वाला बहुत लोग छन जो दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए वो भाषा चन हमारी जो अनसेफ भाषा चन और वो लगभग 40% भाषा हमारी अनसेफ छन जैमा भी फिर 5 कैटेगरी छन। और सबसे पहली कैटेगरी च वल्नरेबल कैटेगरी जैमा अधिकांश बच्चा तो बोलते छन पर उनकी जो वन की वो चुई भाषा थे वो सिर्फ अपना घर तक सीमित छन, एक डोमेन तक एक वर्ग तक सीमित छन। जो दूसरा वर्ग है वो जो डेफिनेटली इंडेंजर्ड जैमा बच्चों की मातृभाषा सीखनी बंद हो गई, हमारी दूसरी पीढ़ी वहाँ से सीखनी नहीं है। और एक बाद सीवियरली इंडेंजर्ड भाषा जैमा दादा दादी और बुजुर्ग पीढ़ी बोल दी पर माता पिता सिर्फ समझते छन और बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता। और क्रिटिकली डेंजर्ड भाषा वो छन जैमा जो सबसे जो युवा बनने वाली समझने वाली पीढ़ी है वो दादा दादी की उम्र की है और भाषा आन से क्या बहुत ही असामान्य तौर पर बोले जान। और वे के बाद हमारी जो विलुप्त वाली जो आखिरी कैटेगरी जो वे में वक्त 6 भी नहीं छन। और 1950 का बाद ये में अगर कोई भी भाषा इन जैमा 1950 के बाद कोई भी बोलने नहीं चाहिए वो हमारी ये वर्गमान लगभग 244 भाषा इन छन जो 1950 के बाद विलुप्त हो गई। जब हम भारत का परिप्रेक्ष्य में देख दो ये थे तो भारत में भी लगभग 3000 भाषा बोले जाने और 3000 भाषा में 197 भाषा इन छन जो यूँ कैटेगरी मानन। और जब मैं सिर्फ अपना उत्तराखंड की भाषाओं की बात कर दूँ तो ये माँ हमारी जो गढ़वाली और कुमाऊनी छन वो जो हमारी द्वितीय श्रेणी है वह मानन और लगभग हम तीसरी श्रेणी में आने वाला छो जब कि हमारी नई पीढ़ी तक के जानू और जो हम अभी घर में और एक विशेष परिवेश में बना छो वो भी हम बंद कर दिला लगभग आज से 25-30 सालों में। तो वे हम तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ना छो। यह हमारी पूरी स्थिति से अभी वैश्विक भाषा चेतना था लेके पूरा विश्व से लेके और पूरा हमारा भारत तक। अब ये सी संबंधित अगर दूसरा विषय है कि 8वीं अनुसूची के लिए कि जब हम यूँ भाषाओं से बचाने की बात कर ला संरक्षण और संवर्धन की बात कर ला तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे समझ वो कि वे की संवैधानिक
वे की संवैधानिक अवस्था क्या है हमारा देश में, और ये भाषा तो बचाने को बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो संविधान की जब हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वही के बारे में अभी जागरूकता हमारा बीच भी नहीं है, और लोग सीधा से ये बोल देंगे कि बोली है और वे में लिपि नहीं है, और बहुत सारा प्रश्न हमारा अनन। तो संविधान की 8वीं अनुसूची जब जो भी हमारी भाषा छन भारत में बोले जाने वाली भाषा, वो हमारा पूरा संविधान का जो 17वां भाग है वे में छन, और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेज छन वे की अनुच्छेद 343 से लेके और 351 तक यूँ को विवरण चाहिए। एमा मातृभाषा भी आने, एमा सुप्रीम कोर्ट में जो प्रयोग हुन भाषा वो भी है, और जो देवनागरी भाषा वे की लिपि सब कुछ हिंदी भाषा और वेमा देवनागरी सारा हमारा पूरा न मैं डिटेल में वेमा बहुत विस्तृत में नहीं बोलना चाहूँ। तो ये सब कुछ हमारा आने ना, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो वो हिंदी है, और वे का अलावा एक 8वीं अनुसूची जो भारत की आधिकारिक भाषाओं माने जाता, वी जब शुरुआत हुई तो सिर्फ 14 भाषा है, और आज की डेट पर वे 22 भाषा छन। मूल संविधान में हमारी जो भाषा है वो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया और पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु और उर्दू, ये 14 है। एक बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन हुए, जैके बाद सिंधी भाषा तय हमारा अनुसूची में जोड़ेगे, और 71 में जो 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुए वे में 3 भाषा और हमारी जोड़ गई, वे में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और फिर 2003 में भी ये में 4 और भाषा जुड़ी जो छन बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आज हमारे पास लगभग आज हमारे पास 22 भाषा जो छन वो संविधान में छन। और जब संसद में ये विषय उठाए गए और बहुत सारी भाषा जो छन अभी लाइन में छन, जो मैं राजस्थानी च, भोजपुरी च, हमारी गढ़वाली कुमाऊनी च, लगभग 38 भाषाएं छन जो की मांग आधिकारिक तौर पर संसद में उठाए गए कि उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करे जाओ। प्रश्न ये उठ दे कि संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करने की क्या वो छन, और हम ते खुद अपनी भाषा के लिए अभी हम बात करी कि वैश्विक भाषाई चेतना की बात करी, तो जब तक हम अपनी भाषा ते अपनी अस्मिता और अपना स्वाभिमान से नहीं जोड़ना तब तक हमारी भाषा नहीं बच सकती। और जब हम अपना अस्मिता और स्वाभिमान से जोड़ी की भाषा ते देख दवा तो हम तो ये देखना चाहते कि ये में जो भाषा छन लोग सबसे पहले जनसंख्या की बात हुई, तो जनसंख्या में बहुत भाषाएं छन जो हमसे कम बोले जनन, लगभग आंकड़ा लगभग ये 25 लाख का आसपास, जो ये 2011 को जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 25 लाख लोग गढ़वाली बोलन, और लगभग 22 लाख लोग जो कुमाऊं डिवीजन में कुमाऊनी बोलन। और जबकि संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची में हमारी इन भी भाषा छन जो बोडो सिर्फ 14 लाख लोग बोलन, मणिपुरी सिर्फ 17 लाख बोलन, डोगरी 26 लाख बोलन, कोंकणी से 22 लाख लोग बोलन, संस्कृत लगभग 24,000 का आसपास, और नेपाली सिंधी बहुत ज़्यादा छन 27 लाख। अगर ये कोई एक कारण ये भी है कि हमारा लोग जब भी हम मातृभाषा की बात करते हैं तो हमारे लोग अपनी मातृभाषा हिंदी में बोलन, हिंदी से लेके 2 चीज़, एक मातृभाषा और एक राष्ट्रभाषा लोग बहुत कॉमन प्रयोग कर दें, पर संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। so, राजभाषा हमारी हिंदी है, पर राजभाषा और मातृभाषा हमारी वो जो हम स्वयं बोल रहे छो। तो जो भी हमारा लोग छन होते जब भी जनगणना हो और जब भी मातृभाषा के बारे में पूछे जान तो उन्हें मातृभाषा में अपनी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसाई जो भी मातृभाषा बोलते वो बोलते, वही के बावजूद भी हमारी आंकड़ा जो छन यूँ भाषाओं से ज़्यादा छन। अब एक जो सबसे बड़ो प्रश्न उठ और वो बोलते लोग कि लिपि नहीं छन, लिपि को बहुत बड़ो प्रश्न है, और हमारा बहुत पढ़ा लिखा लोग बहुत मंचू बढ़ा गई, मित पत्रकार सुनिन, बहुत सारा विद्वान लोग सुनिन, बोलते कि हमारी लिपि नहीं तो हमारी भाषा नहीं है। संविधान की जो ये जो अनुसूची है 22 भाषाओं में 10 भाषाएं छन जो कि एक ही लिपि है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, सिंधी भी जो देवनागरी में भी लिखे जान, अरबी में भी लिखे जान, नेपाली, कश्मीरी देवनागरी में भी लिखे जान, फारसी में भी लिखे जान, डोगरी और मैथिली और संथाली
संथाली, रोमन और ऑलचिकी में भी लिखे जन, पर ये देवनागरी में भी लिखे जन। लगभग 10 भाषा छन जो देवनागरी लिपि में लिखे जनन और वो संविधान में छन। तो लिपि कोई भी हमारी 8वीं अनुसूची की अनिवार्य शर्त नहीं है। और तो जनसंख्या और लिपि दो चीज़ हमने ये बात पर ध्यान देना चाहिए जब भी हम अपनी भाषा की बात करदा कि ये दुई मुद्दा भाषा ते 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वास्ता कोई भी अनिवार्य शर्त नहीं छन। बाकी जब हम अपनी हमारी भाषाओं की बात करदा तो आपने बताया कि ये में लगभग हम 38 भाषाओं में हमारा ये शामिल च। और ये थे राज्य सरकार की अनुशंसा बटे हम ते भेजन चाहिए। वे के बाद ही ये थे केंद्र सरकार बना सकते। ये केंद्र सरकार भी अगर राज्य सरकार और समाज को दबाव होलू तभी हमारी यूँ मातृभाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह मिल सकत। तो यूँ शब्दों का साथ मैं आप सब लोग से धन्यवाद दूँ। नमस्कार।